नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ बजट सत्र। विकसित भारत की यात्रा के साथ हर मोर्चे पर देश के विकास की उपलब्धियों को देश के सामने रखा राष्ट्रपति ने। और इसी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर बताया कि किस रफ्तार से बढ़ रही है देश की अर्थव्यवस्था। तो आपके सामने भी हम लेके आएंगे तमाम आर्थिक सर्वेक्षण में किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार है, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। इन सभी खबरों के साथ ही बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म कला संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू हुआ संसद का बजट सत्र। विकसित भारत के निर्माण को बताया देश का लक्ष्य। कहा तीसरे कार्यकाल में 3 गुना तेजी से हो रहा काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विकसित भारत के संकल्प में विश्वास पैदा करेगा ये बजट। तंज कसते हुए कहा 10 साल में पहली बार सत्र से पहले नहीं सुलगी कोई विदेशी चिंगारी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की आर्थिक स्थिति का रिपोर्ट कार्ड किया पेश। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष का लेखा जोखा और भविष्य की योजनाओं का दिखा सार। दिल्ली में पीएम मोदी द्वारका में भरेंगे चुनावी हुंकार। राहुल और प्रियंका गांधी भी करेंगे प्रचार। यमुना में जहर मुद्दे पर केजरीवाल ने चुनाव आयोग में दाखिल किया जवाब। संदीप दीक्षित ने आज केजरीवाल को खुली बहस की दी चुनौती। और महाकुंभ में दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए न्यायिक आयोग की टीम संगम घाट प्रयागराज के दौरे पर। करीब 30 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। और जो अभी बड़ी खबर आ रही है, बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। और बजट सत्र की शुरुआत के पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वर्ष 24-25 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण की प्रस्तुति संसद में बजट सत्र की आधिकारिक शुरुआत का प्रतीक है। आर्थिक सर्वेक्षण देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति और भविष्य के दृष्टिकोण की एक व्यापक समीक्षा है। इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण एक तरह से रिपोर्ट कार्ड होता है जिसके जरिए सरकार देश की वित्तीय स्थिति से लेकर रोजगार, महंगाई, योजनागत खर्च और आर्थिक विकास से जुड़े आंकड़ों को पेश करती है। बेहद अहम दस्तावेज देश की अर्थव्यवस्था किस रफ्तार से बढ़ रही है, इसका पूरा लेखा जोखा आर्थिक सर्वेक्षण में होता है। आर्थिक सर्वेक्षण पर सभी की निगाहें हैं क्योंकि जहां एक तरफ इस आर्थिक सर्वेक्षण से विकास और मुद्रास्फीति के आंकड़ों से देश की मौजूदा अर्थव्यवस्था की क्या रफ्तार है, क्या गुंजाइशें और क्या चुनौतियां दिखाई दे रही हैं, उस पर विस्तार से एक तरह से ये प्रकाश डालती है आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट को लोकसभा में अब से थोड़ी ही देर पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने इसे तैयार किया है, उनकी पूरी टीम ने इसको तैयार करा है। और देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति और बीते साल भी जो तमाम एक तरह से प्रयास किए गए हैं, रिफॉर्म्स किए गए हैं, उसका किस तरह का असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, इसका भी एक रिपोर्ट कार्ड आर्थिक सर्वेक्षण देता है। आर्थिक सर्वेक्षण में देश की आर्थिक स्थिति पर रिपोर्ट होती है, साथ ही साथ ये भी बताता है कि किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए जो तमाम रिफॉर्म्स किए गए हैं, जिन जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की गई है, उनका जमीन पे किस तरह का असर रहा है। और ये आर्थिक सर्वेक्षण जहां बीते साल का पूरा लेखा जोखा होता है, वहीं दूसरी तरफ आने वाले साल के लिए भी एक रोड मैप तैयार करता है। और सीधे रुख करेंगे राज्यसभा का।
तो लोकसभा और राज्यसभा की शुरुआत हो चुकी है, बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। हमने देखा कि लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ आधिकारिक औपचारिक तरह से बजट सत्र की शुरुआत हुई और उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट को पेश किया है। अब इसके बाद 2 से ढाई बजे के आसपास आर्थिक सुरक्षा सलाहकार मुख्य आर्थिक सलाहकार इस पूरे आर्थिक सर्वेक्षण पर विस्तार से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें उन तमाम बिंदुओं को सिलसिलेवार तरीके से बताया जाएगा, जिसमें विकास से लेकर मुद्रास्फीति के आंकड़े होंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिछले 1 साल में किस तरह की प्रगति रही है, क्या चुनौतियां रही हैं, और उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यही आर्थिक सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए बजट में कई तरह के प्रावधान भी किए जाते हैं। तो बजट से पहले एक तरह से देश की अर्थव्यवस्था की क्या हालत है, उसका एक पूरा रिपोर्ट कार्ड आर्थिक सर्वेक्षण देता है। वित्त मंत्रालय की ओर से पेश की जाने वाली आधिकारिक रिपोर्ट है आर्थिक सर्वेक्षण। और आर्थिक सर्वेक्षण जहां एक तरफ सरकार के फैसलों के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होती है, आर्थिक सर्वेक्षण में सिर्फ सिफारिशें होती हैं। इसी के साथ आर्थिक सर्वेक्षण ये भी बताता है कि जिस तरह के तमाम एक रिफॉर्म्स किए गए हैं और जो जन कल्याणकारी योजनाएं रही हैं, उनका क्या असर रहा है, इन पर कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती है। आर्थिक सर्वेक्षण में जो सिफारिशें की गई होती हैं कि उन्हें बजट में लागू करना ही है, ये अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन देश की आर्थिक स्थिति का एक लेखा जोखा होता है, जिसका इंतजार बजट से पहले न सिर्फ देश में ही आर्थिक विशेषज्ञों और आम जनता को होता है, लेकिन विश्व में भी होता है, क्योंकि उस पर यह निर्भर करता है कि आने वाले समय में किस तरह से विदेशी निवेश किया जाएगा। जो आर्थिक मोर्चे पर तमाम एक तरह से निवेश होता है, वो उसके लिए एक बड़ा दस्तावेज आर्थिक सर्वेक्षण होता है। आर्थिक सर्वेक्षण में ये भी पता चलता है कि किस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में जो आर्थिक निवेश हो रहा है, उसके क्या असर दिखाई दे रहे हैं, क्या संभावनाएं हैं और क्या चुनौतियां भावी दिख रही हैं, जिसको लेकर सरकार को कदम उठाने की जरूरत है। ये माना जाता है कि आर्थिक सर्वेक्षण में इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रोजगार, महंगाई, एक्सपोर्ट जैसे आंकड़ों के आधार पर आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का इकोनॉमिक्स डिवीजन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के मार्गदर्शन में इसे तैयार करता है। और इसमें कई ऐसे एक तरह से बातें सामने आती हैं जो ये बताती हैं, मसलन भारत की जनवरी की कारोबारी वृद्धि 14 महीने के निचले स्तर पर थी। तो इस तरह की जो चुनौतियां हैं, उसको देखते हुए आने वाले समय में क्या कदम उठाए जाएं, इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, इन तमाम एक तरह से विषयों पर एक विश्लेषण देता है आर्थिक सर्वेक्षण। हम ये जानते हैं कि विभिन्न आर्थिक एजेंसियां जो रही हैं, जो समय समय पर भारत की विकास यात्रा या जीडीपी ग्रोथ को लेकर तमाम अनुमान जो जाहिर करती रही हैं। वर्ल्ड बैंक की जनवरी और जून में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट अच्छी खबर लेकर आई थी। 2 साल पहले 8% से ज्यादा रही वैश्विक मुद्रास्फीति। 2025-26 में औसतन 2.7% रहने का अनुमान जताया इस रिपोर्ट ने। तो इस तरह से कई ऐसे अनुमान हैं जिनका आने वाले समय में क्या असर दिखाई देगा और भारत की अर्थव्यवस्था उन अनुमानों को लेकर किस तरह से आगे बढ़ रही है, ये बताता है आर्थिक सर्वेक्षण। शिशिर सिन्हा आर्थिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिशिर जी, आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्री ने लोकसभा में पेश कर दिया है। अगर हम बड़े मोर्चों पर अगर आपसे पूछे तो 5 बड़े बिंदुओं में जिस पर सबसे ज्यादा निगाह रहेगी, हालांकि विकास और मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर सबकी निगाहें हैं। तो इस पे लगा देते हैं दूरदर्शन। शिशिर जी, शायद आपको मेरी आवाज नहीं मिल रही है। आर्थिक सर्वेक्षण लोकसभा में
पेश किया जा चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है। हमारे साथ आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ शिशिर सिन्हा मौजूद हैं। शिशिर जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो हम जानना चाहेंगे कि वो कौन से बड़े मोर्चे हैं जिसकी तरफ आर्थिक सर्वेक्षण में आर्थिक मामलों के विशेषज्ञों की सबसे ज्यादा निगाहें हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को लोकसभा में पेश किया है। सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3 से 6.8% के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। शिशिर जी, आपको मेरी अगर आवाज मिल रही है तो हम जानना चाहते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में आप किन 5 विषयों को या किन 5 क्षेत्रों को सबसे पहले देख रहे हैं, क्योंकि विकास और मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर तो सबकी नजरें हैं। वित्त वर्ष 2024-25 की जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था वास्तविक रूप से 5.4% के दर से बढ़ी है। ये आरबीआई के 7% के अनुमान से कम है। वहीं अप्रैल जून में भी जीडीपी वृद्धि अगर हम देखें तो जीडीपी वृद्धि केंद्रीय बैंक के अनुमान से धीमी रही है। ऐसे में विकास दर को लेकर आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट किस तरह के अनुमान देती है, क्या संभावनाएं बताती है, ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। लगातार हम इस पर आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण में किन बातों को। शिशिर जी शायद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो हम जानना चाहेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण की इस रिपोर्ट को आप लोग किस तरह से देख रहे हैं, वो कौन से बड़े मोर्चे हैं जिसमें भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था पर सबकी नजरें हैं। देश के बुनियादी ढांचे, कृषि और उद्योग के विकास पर केंद्रित आर्थिक सर्वेक्षण एक विस्तृत रिपोर्ट है। रिपोर्ट के अनुसार अभी तक की जो जानकारी मिल रही है और उसमें अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण एक संक्षिप्त रिपोर्ट है जो देश के बुनियादी ढांचे, कृषि और उद्योग के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है और संभावित विकास क्षेत्रों पर प्रकाश डालती है। ये वो दस्तावेज है जो देश के विभिन्न क्षेत्रों का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करती है। और रिपोर्ट के अनुसार अभी तक जो सामने आ रहा है, 2024 की शुरुआत में अर्थव्यवस्था के 7% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया था। ये 2023-24 की 8.2% विकास दर से कम थी। चूंकि भारत दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, इसलिए एक अनुमान सामने आया कि भारत 2024-25 अंत तक $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और हम जानते हैं कि किस तरह से तमाम एक तरह से वित्तीय जो बड़े संस्थान हैं उनके जो अनुमान रहे हैं भारत की विकास दर को लेकर। और हमने देखा कि आज बजट सत्र के औपचारिक शुरुआत में राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय भी जिस तरह से राष्ट्रपति ने देश की विकास यात्रा को देश और दुनिया के सामने रखा है, उसमें विकसित भारत की तरफ किस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है उसका भी एक रोड मैप राष्ट्रपति ने रखा। और मिड डे प्राइम में हम आपको इसकी जानकारी देंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण में और क्या क्या सामने आया है, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
सब ड्रामा है। हिमाचल में गारंटी दी थी कि महिलाओं को हर महीने 1500 देंगे, कोई वादा पूरा नहीं किया। अभी की दिल्ली सरकार भी ऐसी है। पंजाब में भी झूठ बोला। तो और क्या ऑप्शन है? मोदी जी की डबल इंजन सरकार हमारे यूपी की तरह। एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, असम और लगभग पूरे देश में मोदी जी ने वादे पूरे किए। अगर दिल्ली में भी उनकी सरकार लानी है तो 5 फरवरी मौका है। विकसित दिल्ली मोदी की गारंटी। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आ गया है। एक बार फिर देने आपकी कल्पना को नई उड़ान। साहित्य और संस्कृति की इस अद्भुत दुनिया में अपने पसंदीदा लेखकों, साहित्यकारों और कलाकारों के साथ जाने कहानी भारत की। आइए हम भारत के लोग गर्व से शामिल हों विश्व के सबसे बड़े पुस्तक मेले में और मनाए गणतंत्र भारत का 75 वर्षों का उत्सव विश्व की सर्वश्रेष्ठ किताबों के साथ। 1 से 9 फरवरी सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक भारत मंडपम कॉम्प्लेक्स में। स्कूल स्टूडेंट्स, सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांगजनों के लिए एंट्री फ्री। टिकट ऑनलाइन और मेट्रो स्टेशन पर उपलब्ध। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त बजट सत्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने महापर्व महाकुंभ को आस्था का पर्व बताते हुए कहा कि महाकुंभ को सांस्कृतिक परंपराओं एवं सामाजिक जागृति का पर्व है। भारत और दुनिया से करोड़ों श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाई है। राष्ट्रपति ने मौनी अमावस्या के दिन हुई दुर्घटना पर संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। देश में महाकुंभ का ऐतिहासिक पर्व भी चल रहा है। महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक परंपरा का, भारत की सामाजिक चेतना का पर्व है। देश और दुनिया से आए करोड़ों श्रद्धालुओं प्रयागराज में पूर्ण स्नान कर चुके हैं। मैं मौनी अमावस्या के दिन हुई हादसे पर अपना दुख व्यक्त करती हूँ। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। राष्ट्रपति ने देश में उभरती टेक्नोलॉजी की सराहना करते हुए कहा कि भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि दर्ज करा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य भारत को एक वैश्विक नवाचार पावर हाउस बनाना है। 1000 करोड़ रुपया के लागत से विज्ञान धारा योजना के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत के योगदान को आगे बढ़ाते हुए इंडिया एआई मिशन प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन से भारत इस फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में दुनिया के अग्रणी देशों की पंक्ति में स्थान बना सकेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के युवा स्टार्टअप से लेकर खेल और अंतरिक्ष तक हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसे अपनाने के क्षेत्र में पूरी दुनिया के लिए नया मार्ग प्रशस्त कर रहा है। आज देश में 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप है जो इनोवेशन के स्तंभ के रूप में उभर रहे हैं। 1000 करोड़ रुपया की लागत से स्पेस सेक्टर में वेंचर कैपिटल फंड की शुरुआत की गई है। यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत विश्व में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। यानी फ्यूचर ऑफ वर्क श्रेणी में एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी अपनाने में भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 1 दशक में सरकार ने मध्यम वर्ग के घर के सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम किया है। भारत जैसे देश की आर्थिक उन्नति मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास की आकांक्षाओं और उनकी पूर्ति से परिभाषित होती है। मध्यम वर्ग जितने बड़े सपने देखेगा, देश उतने ही ऊंचा उड़ान भरेगा। मेरे सरकार ने मुक्त स्वर से मध्यम वर्ग के योगदान को न केवल स्वीकारा है, बल्कि हर मौके पर उसे सराहा भी है। सरकारी कर्मचारी भी मिडिल क्लास के अहम प्रतिनिधि है। हाल ही में मेरी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है। ये निर्णय आने वाले वर्षों में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ी वृद्धि का आधार बनेगा। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों का यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत 50% सुनिश्चित पेंशन देने का निर्णय भी लिया गया है, जिसका व्यापक स्वागत हुआ है। संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के हर एक क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भूमिका पर विशेष जोर देते हुए कहा कि यह संसद के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज बड़ी संख्या में महिलाएं लड़ाकू विमान तक उड़ा रही हैं, पुलिस सेवाओं में शामिल हो रही हैं और देश में कॉरपोरेट्स का नेतृत्व भी कर रही हैं।
सरकार महिलाओं के नेतृत्व में देश को सशक्त बनाने में यानी ह्यूमन लेड डेवलपमेंट में विश्वास करती है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र की शुरुआत पर मां लक्ष्मी को नमन किया और सभी की समृद्धि की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के संकल्प को पूरा करने का आह्वान किया। वहीं इस बार किसी विदेशी हस्तक्षेप के सामने न आने पर उन्होंने संतोष भी व्यक्त किया। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद ये पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके एक दो दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं पड़ती है। विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। 10 साल से यानी 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। पीएम मोदी ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में सरकार मिशन मोड में सर्वांगीण विकास के लिए आगे बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों की भागीदारी से सभी बदलाव देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि हर नारी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, इसके लिए इस सत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। तीसरे टर्म में हम मिशन मोड में देश को सर्वांगीण विकास की दिशा में, चाहे वो भौगोलिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या आर्थिक भिन्न भिन्न स्तर के संदर्भ में हो, हम सर्वांगीण विकास के संकल्प को लेकर के मिशन मोड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनोवेशन, इंक्लूजन और इन्वेस्टमेंट, ये लगातार हमारे आर्थिक गतिविधि के रोड मैप का आधार रहा है। इस सत्र में हमेशा की तरह कई ऐतिहासिक बिल पर सदन को चर्चा होगी और व्यापक मंथन के साथ वो राष्ट्र की ताकत बढ़ाने का काम करने वाला कानून बनेंगे। विशेषकर नारी शक्ति के गौरव को पुनः प्रस्थापित करना, पंथ संप्रदाय के भेद से मुक्त होकर के हर नारी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, उसको भी समान अधिकार मिले, उस दिशा में इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। जब विकास की तेज गति को प्राप्त करना होता है तो सबसे ज्यादा बल रिफॉर्म पर रहता है। राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर के परफॉर्म करना होता है और जन भागीदारी से हम ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। और ऋषि हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि, तीसरा कार्यकाल 3 गुना तेजी से काम करने की प्रतिबद्धता राष्ट्रपति ने अपनी भाषण में
जताई है और लगातार राष्ट्रपति ने तमाम एक कह सकते हैं आंकड़ों के साथ कई मोर्चों पर हो रहे विकास और बदलाव को रखा है। ऐसे में अगर हम आपसे कहें कि वो ऐसे 5 मोर्चे जिस पे बड़ा बदलाव दिखाई देता है, जो राष्ट्रपति ने आज जिन बातों को रखा, वो कौन से दिखते हैं? हमें लगता है जी देखिए ऋतु, जहां तक आज के राष्ट्रपति के अभिभाषण को अगर हम देखें तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है एक तरीके से जो हमारी विकसित भारत की जो संकल्पना का जो लक्ष्य है, जो हम आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करने पर उसको मनाने की कोशिश करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि हम उस समय तक विकसित हों, इसका जो मूल मंत्र सरकार ने दिया है, उसके लिए अब तक जो प्रयास हुए हैं और आने वाले समय में हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उसके रूप में आज हम इस अभिभाषण को देख सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने जिस तरीके से इस अभिभाषण में विकसित भारत का जो लक्ष्य की शुरुआत की और अंत में भी यही कहा कि हम विकसित राष्ट्र बनेंगे, इसकी पूरी आकांक्षा हम पूरा करेंगे। इसमें उन्होंने कुछ बिंदुओं को रखा, जिसमें जो मुझे लगता है सबसे अहम बिंदु यही रहा कि एक तो उन्होंने जो अनुसंधान और अन्वेषण को जो वरीयता देने की जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं और एक नए लीडर के रूप में भारत के उभरने की जो आकांक्षाएं हैं, जो प्रतिस्थापन है, उस पर जोर दिया। साथ ही साथ इन बातों को भी रखा कि कैसे भारत अब एक दुनिया के लिए काम करने वाला मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया वर्ड के लिए क्या प्रोडक्ट दे सकता है, इस ओर बढ़ रहा है। इसमें हम रक्षा सामग्री से लेकर जो तमाम हमारे जो जिसे हम कह सकते हैं कि रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो काम हैं, उसको उन्होंने उसका जिक्र किया और इसके माध्यम से बताया कि कैसे भारत एक बड़ी शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और तीसरी अर्थव्यवस्था के लिए जो प्रयास अब तक हुए हैं, उसको भी उन्होंने रेखांकित किया। इसमें जो हमने अब तक स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में जो अब तक उपलब्धियां हासिल की हैं और जो नए अवसर भारत में नए उभरकर सामने आ रहे हैं, उन सबको रेखांकित किया। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस अभिभाषण में जो मूल बिंदु रहे हैं कि किस तरीके से हमने जो सामाजिक जो सुधार है उसकी ओर बढ़े हैं, किस तरीके से महिलाओं के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर भारत के नागरिक, उन्होंने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही कि विकसित भारत में जब तक सबको साथ लेने की बात न हो और ऐसा कोई इलाका, कोई व्यक्ति न रहे जो विकसित भारत की संकल्पना में छूटे, ये जो प्रयास है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए उन्होंने जो क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, इसमें पूर्वोत्तर का भी जिक्र किया कि कैसे पूर्वोत्तर की ओर देखने की जो नीति अपनाई है और पूर्वोत्तर के जो राज्यों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के जो लक्ष्य रखे गए, उसमें हम किस तरीके से सफलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसको उन्होंने रखा। तो वहीं महिलाओं के क्षेत्र में जो तमाम प्रयास हो रहे हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से अब जो बालिकाएं हैं वो जो डिफेंस स्कूल होते हैं उसमें जब प्रवेश पाती हैं तो कैसे देश को एक सशक्त महिला सशक्तिकरण की जो दिशा में बढ़ते हुए कदम है, उनको एक नई गति मिलती है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कैसे महिलाएं जो रक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो विमान उड़ाने की बात हो या अन्य जो भूमिकाएं हैं, उन सब में आगे बढ़ रही हैं। और जो अब तक जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से क्षेत्र दर क्षेत्र जो विकसित करने की जो नीतियां अपनाई गई हैं, अब उसमें जो गरीब है, जो आर्थिक स्थिति में पायदान पर सबसे पीछे खड़ा है, उसके लिए क्या प्रयास हुए हैं, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए क्या प्रयास हुए, उसका भी जिक्र किया। चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो उनके स्वरोजगार से संबंधित जो नीतियां हो और जो युवा हैं, युवाओं के लिए जो अवसर हैं उसको बढ़ाने की जो अब तक प्रयास हुए सरकार के द्वारा, उसको उन्होंने रेखांकित किया। तो एक समग्रता में कहें तो विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के रूप में आज के हम इस अभिभाषण को देख सकते हैं। ऋतु को रखा आज सत्र की शुरुआत से पहले ही मीडिया से एक तरह से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि ये पहला शायद पिछले कुछ समय का ये सत्र होने जा रहा है जहां कोई विदेशी रिपोर्ट या इस तरह का कोई हंगामा सत्र के शुरू होने से पहले नहीं है। यानी कि ये उम्मीद पैदा करता है कि ये सत्र हंगामेदार नहीं रहेगा। कुछ एक तरह से विधायी कार्य जिन्हें लेकर हर सत्र में हंगामा होता रहा है और वो पूरे नहीं हो पाते हैं, उस तरह का व्यवधान नहीं पड़ेगा।
बिल्कुल, देखिए एक तरीके से व्यंग्यात्मक तरीके से, और जो प्रधानमंत्री ने आज ये बात कही है कि पहली बार ऐसा दिख रहा है 10 सालों में कि कोई विदेशी ताकत नहीं दिखाई दे रही है। निश्चित तौर से इस बार जो विपक्ष की भूमिका है, हमने देखा था ऑल पार्टी मीटिंग में भी, हालांकि उन्होंने अपने मुद्दे जरूर गिनाए कि वो किन किन मुद्दों को सदन में रखना चाहेंगे, लेकिन अभी जिस तरीके से विपक्ष के सुर है या जो बातें निकल कर आ रही हैं, उससे लगता है कि बजट सत्र के दौरान, एक तो ये बजट सत्र का जो पहला पार्ट है, इसमें अगर हम बात करें तो बहुत छोटा भाग है, और इसमें जो पूरा का पूरा जो फोकस रहेगा वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा और उस दौरान उसको पारित कराने का रहेगा। और हम एक बात जानते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो बोलने की स्वतंत्रता होती है, मुझे लगता है विपक्ष उसको भुनाना चाहेगा, क्योंकि हंगामा करने और शोर शराबा करने से उनकी जो छवि है कि सदन नहीं चल रहा है या चलने नहीं दिया जा रहा है, इसकी बनती है, तो ऐसे में उन्हें नुकसान ज्यादा होता है। ये पूरी की पूरी अब देखना होगा, लेकिन क्या क्या स्थितियां उभरकर सामने आती हैं, क्योंकि जो सोमवार से जब सदन आगे बढ़ेगा, क्योंकि कल बजट सत्र आ रहा है, कल बजट के बाद जो भी रूपरेखा विपक्ष की बनती है, तो जो सोमवार का दिन होगा उससे ये तय हो पाएगा कि विपक्ष की क्या भूमिका है और किस तरीके से वो इन चीजों को रखता है। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में जिन बातों को कहा कि वो मिशन मोड में जो अपना जो तीसरा जो कार्यकाल है उसको आगे बढ़ाना चाहती है सरकार, तो निश्चित तौर से 3.0 जो मिशन है, जिसमें मिशन मोड में अगर तीन तरीके से जो उनका तीसरा जो शासनकाल है उसको अगर हम देखेंगे, तो विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए ही उनका भी आज का ये बयान देखा जा सकता है, जिसमें उन्होंने संकल्पना व्यक्त की है कि जब हम विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ेंगे, जब हम 100वें अपने आजादी के वर्षगांठ को मनाएंगे, तब हम विकसित राष्ट्र भी होंगे। इसी संकल्पना में उन्होंने महिलाओं की भूमिका को, उन्होंने युवाओं की भूमिका को और आर्थिक शक्ति के तौर पर भारत की समग्र भूमिका को समग्रता में देखने की कोशिश की अपने वक्तव्य में। जी रितु जी, ऋषि, प्रधानमंत्री ने एक संकेत ये भी दिया है कि आधी आबादी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है ये सत्र, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे, तो वो क्या निर्णय हो सकते हैं जिन पर एक तरह से चर्चा हो सकती है और कुछ फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए, कई सारे विधायी कार्य भी हैं। हम जानते हैं कि बजट सत्र के दौरान जो सबसे बड़ा जो काम होता है सरकार का, वो फाइनेंस बिल को पारित कराना होता है, और फाइनेंस बिल के साथ साथ जो प्रावधान होते हैं जिसमें खास तौर से अलग अलग मंत्रालयों की मांग होती है, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स होती हैं, इसके माध्यम से तमाम जो आर्थिक नीतियां हैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश होती है। तो इस संदर्भ में देखें तो बजट के बाद ही पता चलेगा कि बजट जो है किस तरीके से किस दिशा में बढ़ता हुआ है। मुझे लगता है बजट में भी इस तरीके के जरूर कुछ न कुछ प्रावधान ऐसे होंगे जिससे कि महिला सशक्तिकरण और आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में जो हमारी देश की आधी आबादी है उसको मजबूत करने की दिशा में सरकार कुछ कदम बढ़ाए। लेकिन प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए भी, खास तौर से युवा सांसदों के लिए भी इस बजट सत्र को बेहद महत्वपूर्ण बताया और कहा कि उनके लिए अवसर होगा अपने पक्ष को, अपने विचारों को और जो सरकार की नीतियां हैं या उनका जो भी मंतव्य है अपने विचारों में रखने का, उसको प्रकट करने का। तो युवा शक्ति, महिला शक्ति और जो समग्रता में जो सबको साथ लेकर चलने की जो नीति है सरकार की, उसी रूप में आज के प्रधानमंत्री के जो वक्तव्य है उसको देखा जा सकता है। और राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी जैसे हम देखें तो आज दोनों ही नेताओं ने देश को आर्थिक शक्ति बनाने की दिशा में जो बातें हैं और जो तथ्य हैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि, पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। और बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे दिल्ली चुनाव की। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर है। तीनों प्रमुख राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं। भाजपा के सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज दिल्ली में दूसरी चुनावी रैली है। गोंडा के बाद आज पीएम मोदी द्वारका में चुनावी हुंकार भरेंगे। गौरतलब है कि दिल्ली में बीजेपी 1993 के बाद से अब तक कोई भी विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकी है। बीजेपी साल 1998 के चुनाव में हार के साथ दिल्ली की सत्ता से बाहर हुई थी और पार्टी की कोशिश है कि इस बार करीब 27 साल का सूखा समाप्त कराया जा सके। बता दें कि दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और चुनाव नतीजों का ऐलान 8 फरवरी को होगा।
कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित की चुनौती क्या केजरीवाल स्वीकार करेंगे? इस सवाल का जवाब अभी केजरीवाल या उनकी पार्टी की ओर से नहीं मिल पाया है। इस बीच आज फिर एक बार संदीप दीक्षित ने याद दिलाया है कि आज दोपहर 3 बजे केजरीवाल आएं और अपने किए गए कार्यों को रिकॉर्ड के साथ जनता के बीच रखें। बहुत कम ऐसा होता है कि चर्चा में आपको पहले से पता चल जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो क्वेश्चन भी प्लांट कराती है, लोगों से कह रहती है ये सवाल पूछो, तो हम तो बता रहे हैं हम कौन से सवाल पूछेंगे, आ जाइए, क्या दिक्कत है। आपने कहा मैंने इतने इतने बढ़िया काम किए हैं, मैंने उन हर कामों पे आपको सवाल पूछा है। एक ही शर्त रखी है कि जो भी बोलना वो कागजी बोलना जिसके आपके पास आंकड़े हो सही के, हवाबाजी नहीं। तो देखो आते हैं कि नहीं आते, पता चल जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा 3 बजे कि इस शहर में इसके विकास के बारे में कांग्रेस सच बोल रही है या आम आदमी पार्टी। और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यमुना के पानी में जहर वाले बयान के मुद्दे पर चुनाव आयोग पहुंचे। यहां उन्होंने चुनाव आयोग को जवाब वाली चिट्ठी सौंपी। केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लिखी चिट्ठी में कहा है कि मेरी एकमात्र चिंता दिल्ली के लोगों का स्वास्थ्य और सुरक्षा है और मैं लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए लड़ूंगा। चुनाव आयोग के दूसरे नोटिस पर जवाब देते हुए केजरीवाल ने पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे दिया है। केजरीवाल ने चुनाव आयोग से हरियाणा के सीएम पर आपराधिक मामला दर्ज करने की भी मांग की है। चुनाव आयोग ने इस मामले पर कहा है कि केजरीवाल के जवाब की विस्तार से जांच करेंगे और उसके आधार पर फैसला लेंगे। यमुना नदी में जहरीले पानी के मुद्दे पर घिरते आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अभी चुनाव आयोग के कार्यालय पहुंचे और कार्यालय में उनके साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा पहुंचे और एक तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को संतुष्ट करने की कोशिश की गई। चुनाव आयोग कल जो आम आदमी पार्टी ने जहरीले पानी के मुद्दे पर उन्हें जो जवाब दिया था उस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए आज 11 बजे का टाइम उनको मुकर्रर किया कि आप आइए और आयोग में पहुंचकर अपनी बातें रखिए। और चुनाव आयोग की तरफ से जो 5 सवाल रखे गए थे जहरीले पानी को लेकर, चुनाव आयोग ने साफ तौर पर ये कहा कि आपको किस जगह पर दिखा कि यमुना का पानी जहरीला है, उसका तथ्य क्या है। चुनाव आयोग ने यहाँ तक भी उनसे पूछा कि अगर आपके जल बोर्ड के इंजीनियर को ये पता चला कि यमुना का पानी जहरीला है तो उसके लिए क्या प्रयास किए गए, जहरीले पानी की प्रकृति क्या है। इन तमाम सवालों का आज जवाब देने के लिए अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुँचे। कैमरामैन मोहित जोशी के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। और यमुना के पानी पर हो रही सियासत और चुनाव आयोग तब अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग के 5 सवालों के जवाब लेकर पहुंचे। इस पर और बात करने के लिए देवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, चुनाव आयोग अब अरविंद केजरीवाल के इस जवाब पे कब तक अपना जवाब, अपनी राय देगा, क्योंकि पहले जवाब से चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं था। देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से जो बातें निकल के आई है, चुनाव आयोग ने उनकी बातों को धैर्यपूर्ण सुना है और उनके पॉइंट पर पॉइंट जो उनके जवाब थे उन्हें भी सुना है। लेकिन यहाँ पे ऋतु केजरीवाल खुद अपने बयानों में जो है फंस चुके हैं, जहां वो पहले कह रहे थे कि यहाँ पे अमोनिया और जहर जैसी यमुना में जो है वो मिलावट है और बहुत बड़ी जो है जेनोसाइड तक की उन्होंने बात की थी, ऐसे बयान एक इंटरव्यू में। उसके बाद वो अपने बयान से पीछे हटते आ रहे हैं। कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर ये कहा कि अब जो है पानी में जो है अमोनिया की स्थिति जो है वो कम हो गई है, वो 2 ppm के पर पहुंच चुकी है अमोनिया की स्थिति। खुद ही देखिए, अपने आप केजरीवाल की तरफ से ये एक कोशिश हुई है कि इस मामले को वो ठंडा करे। साथ ही साथ उन्होंने जो जवाब दिया है चुनाव आयोग को, उसमें उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने जहर वाली बात नहीं की है। ये सफाई देने की कोशिश की कि वो अमोनिया के बढ़ते स्तर पर और जो हरियाणा से पानी आ रहा है उसमें अमोनिया की जो खतरनाक लेवल पर जो वो अमोनिया पहुंच गया था, उससे लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की थी। हालांकि ये उनकी सफाई है, लेकिन जो पब्लिक में जो उनका जो सार्वजनिक मंचों पर जो उनका बयान है, जो बात है वो साफ है। उन्होंने जहर की बात की थी कि हरियाणा की तरफ से जो है पानी में जहर मिलाया जा रहा है
वो अभी तक स्पष्ट नहीं है। और जहां तक बीजेपी है, बीजेपी ने साफ कहा कि इस पर वो आपराधिक मामला दर्ज करेंगे इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल खुद ही इसी अपने बनाए हुए जो जाल है उसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें अपनी कोशिश उन्होंने ट्विटर पे ये करने की कि मामले को शायद हल्का करने की कोशिश की है, लेकिन जैसा माहौल है केजरीवाल फंसते नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उनके सामने संदीप दीक्षित, उन्होंने जो चुनौती दी अरविंद केजरीवाल को कि वो सामने आए और अपने बताए अपने जो काम है उन्हें वो बताए, उनके सामने आकर चर्चा करें सार्वजनिक मंच पर, जंतर मंतर पर। लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी तक उनकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण या उनकी आने की कोई सूचना नहीं है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल फंसते हुए नजर आ रहे हैं ऋतु। और दिल्ली का चुनाव जो है वो जिस प्रकार के आखिरी दौर में जा रहा है, ऐसे में केजरीवाल अलग थलग नजर आते हैं, अपने मुद्दों पर वो बने हुए नजर नहीं आ रहे। उनके पास कोई नया मुद्दा बनता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि वो यमुना को के जहरीले पानी को मुद्दा बनाना चाह रहे थे, लेकिन भाजपा और कांग्रेस ने उन्हें उन्हीं यमुना के मुद्दे पर ही उन्हें जो है अलग थलग कर दिया, घेर लिया है। ऐसे में उनके समक्ष उन्हें अब समझ नहीं आ रहा कि वो किस मुद्दे पर चुनाव लड़े। जी बिल्कुल देवेंद्र, अरविंद केजरीवाल आंकड़ों के, कागजों के, और ये कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल हमेशा से व्यवस्थाओं से और संवैधानिक संस्थाओं से सवाल पूछते हैं। आज उनसे जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो उसके जवाब देने के लिए वो सामने नहीं आ रहे हैं, ना ही उनकी पार्टी आ रही है, जिसमें एक तरफ तो संदीप दीक्षित है जो लगातार सवाल पूछ रहे हैं, दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने कुछ सवाल पूछे जिसका जवाब लेके अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं। देखते हैं चुनाव आयोग कितना संतुष्ट होता है अरविंद केजरीवाल के इन तमाम जवाबों से। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र। और अब बात महाकुंभ की। महाकुंभ में दुर्घटना के कारणों का महाकुंभ में दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए न्यायिक आयोग की टीम संगम घाट प्रयागराज के दौरे पर है। वहीं 4 तारीख तक प्रयागराज में वाहनों का प्रवेश बंद रहने की सोशल मीडिया पर वायरल खबर को प्रयागराज डीएम रविंद्र कुमार मंदार ने पूरी तरह निराधार बताया है। डीएम ने कहा कि अधिक भीड़ के कारण सिर्फ मौनी अमावस्या के दिन रूट डाइवर्ट किया गया था। रूट पर जो बैरिकेड लगाए गए थे उसे हटाने के लिए भी निर्देश हैं। इसी के साथ 31 जनवरी, 1 और 4 फरवरी को किसी मार्ग में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बसंत पंचमी पर अमृत स्नान के कारण केवल 2 फरवरी और 3 फरवरी को प्रयागराज में डाइवर्जन स्कीम लागू रहेगी। 1 तारीख को और 4 तारीख को किसी प्रकार का वाहनों में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। मात्र 2 और 3 तारीख को चूँकि बसंत पंचमी का स्नान होगा तो डाइवर्जन की स्कीम्स लागू होंगी। मेला क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश की एक डिफरेंट प्रक्रिया है, उसके बारे में मेलाधिकारी महोदय एवं डीआईजी महोदय द्वारा पृथक से सभी को सूचित किया जाएगा। तो कमिश्नरेट क्षेत्र में कहीं किसी प्रकार से वाहनों का कोई प्रतिबंध नहीं है। आस्था के महापर्व महाकुंभ को लेकर पूरे देश में उत्साह है। पवित्र संगम में स्नान करने के लिए लाखों करोड़ों श्रद्धालु धर्मनगरी प्रयागराज में पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था का जिम्मा उठाया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए परिसर खोल दिया है। साथ ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े छात्रावास के विद्यार्थियों की ओर से भी श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। इसके अलावा प्रशासन ने ये भी अपील की है कि स्टेशन पे अनावश्यक भीड़ न जुटाएं, साथ ही जिला प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। अश्विनी हमारे साथ। जो भी छात्र छात्रा किसी कोने में किसी प्रकार का मदद करने में सक्षम है वो कर रहा है, चाहे वो WH के सामने पानी और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हो, चाहे SSL के PUC अन्य हॉस्टलों के सामने प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हो, भंडारे का कार्यक्रम हो, बिस्किट बांटने का कार्यक्रम हो, कंबल बांटने का कार्यक्रम हो, ये लगातार चल रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन की अनुमति से लगभग 30,000 लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय कैंपस में रुके थे, जिनको रात भर रोका गया। सुबह 9 बजे के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। वो लोग बाहर गए, अपने घर की ओर गए। रात में रुकने की व्यवस्था नहीं थी, भगदड़ की सिचुएशन थी, तो हम लोगों ने कंट्रोल किया। पूरा जितना इलाहाबाद के हॉस्टल्स हैं सब कार्यकर्ता खड़े हैं। ये देख लीजिए आप, क्या कहते हैं, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, सब छात्र श्रद्धालुओं की लगातार मदद कर रहे हैं। कल से ही अपने 3 दोस्तों के माध्यम से सेवा करना शुरू किया उस बाइक का, और शाम तक होते हुए मैंने 18 लोगों को जोड़ा उसमें। और आज जो हमारे सीनियर्स
पैसे से सक्षम है, और जो हमारे रिश्तेदार हैं उनसे मैंने 1500 की मदद लेके यहाँ बिस्कुट की सेवा, साथ में भंडारे की सेवा रात में रखा है, और अभी जो है बिस्कुट पानी की सेवा यहाँ कराने जा रहा हूँ। सभी श्रद्धालुओं को, जैसे इतने वृद्ध लोग आ रहे हैं, उनको बाइक से छोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, जितना हम लोग से हो सक रहा है। आज शाम को हम लोग अपने हॉस्टल में मेस में खाना बनवाकर वितरित करने का काम करेंगे। साथ में हमारे सभी छोटे भाई, बड़े भाई, सीनियर्स लगातार सभी सहयोग कर रहे हैं, धन भी भेज रहे हैं। हम लोग उस माध्यम से खाना बनवा रहे हैं, बिस्किट बांट रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तमाम इस प्रक्रिया में सम्मिलित है। जो भीड़ भाड़ था, हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रुकाने का प्रयास किया, अपने हॉस्टल में KPUC के हॉस्टल में भी रुकाया गया। व्यवस्था सरकार की तरफ से बहुत अच्छा व्यवस्था की गई है, और जितना भीड़ आई है, भीड़ को कंट्रोल करने की लगातार कार्य चल रही है। और अश्विनी हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से। अश्विनी, हमने देखा आपकी रिपोर्ट में भी जिस तरह से प्रयागराज का जन जन की कोशिश ये है कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा नहीं हो, लेकिन ऐसे में एक दुर्घटना के बाद से जिस तरह से सोशल मीडिया पर ये एक भ्रामक खबर एक तरह से लगातार इसको सर्कुलेट किया जा रहा है कि आने जाने वाली गाड़ियों को रोक दिया गया है, डाइवर्जन एक तरह से स्कीम को लेके जो अफवाहें हो रही हैं उसको दरकिनार करते हुए प्रशासन अब किस तरह से लोगों में इस तरह की खबरें ना पहुंचे, गलत खबरें ना पहुंचे, उसके लिए क्या क्या कर रहा है? निश्चित तौर से ऋतु अगर देखें तो जैसा आपने दिखाया, हमारे विश्वविद्यालय का जो ध्येय वाक्य है वो कॉट रमिट आर्ट एर्बोरीज है, जितनी शाखाएं उतने वृक्ष हैं। किस तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन की अनुमति के बाद छात्रों ने वहाँ पर अपना अंशदान किया, और चाहे हॉस्टल्स हो, KPUC हो, हॉलैंड हॉल हो, अन्य हॉस्टल्स हो, वहाँ पर लोगों के रहने की व्यवस्था की गई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने हमेशा देश को, समाज को दिशा देने का कार्य किया है, और वही कहीं ना कहीं कार्य बच्चों ने एक बार फिर करके दिखाया है। जो जानकारी है प्रशासन के मुताबिक, कल के दिन प्रयागराज और परसों का जो दिन था, उन 2 दिनों में प्रयागराज की तरफ आने वाली गाड़ियों का आवागमन रोक दिया गया था। लेकिन प्रयागराज शहर में, इलाहाबाद शहर में, प्रयागराज शहर के अंदर किसी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी गाड़ियों का। नो व्हीकल जोन अगर घोषित किया गया तो नो व्हीकल जोन केवल और केवल मेला क्षेत्र को घोषित किया गया है, जहाँ पर किसी भी तरीके की गाड़ियाँ प्रशासनिक गाड़ियों के अलावा नहीं चल रही है। VIP गाड़ियाँ नहीं चल रही, सभी पासेज रद्द कर दिए गए हैं। लोगों को इस बात की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, और साथ ही साथ प्रशासन को भी इस तरीके की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करनी चाहिए। वास्तविकता ये है कि सूचना विभाग के चाहे अधिकारी हो या फिर प्रशासनिक अधिकारी हो, मेला विभाग के अधिकारी हो, सही समय पर सूचनाएं नहीं दे पा रहे हैं। विभ्रम का कारण ये भी है, जैसे अभी की मैं बात करूं, न्यायिक आयोग 7 बजे चल चुका है, न्यायिक आयोग 1 बजे पहुंचना था। न्यायिक आयोग का उन घटनास्थलों का निरीक्षण करना है, लेकिन कोई भी, चाहे वो जिला सूचना अधिकारी हो, चाहे वो मेला के प्रवक्ता हो, विवेक चतुर्वेदी ADM या फिर अन्य अधिकारी हो, कोई भी इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दे रहा है कि न्यायिक आयोग पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। जो पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं, प्रेस को भी इंफॉर्मेशन का सिस्टम है, वो भी बहुत माकूल तरीके से नहीं है। ऐसे में विभ्रम बनना, सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलना या फिर अन्य गलत जानकारियां प्रसारित होना निश्चित तौर से जायज़ है। हाँ, आज निश्चित तौर से जो न्यायिक प्रशासन है वो यहाँ पर पहुँचेगा। 7 बजे वो लखनऊ से चल चुका है। उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि वो पहुँच चुका होगा। वो संगम स्थान पर जहाँ पे भगदड़ की घटना हुई थी वहाँ पर वो संगम न्यूज़ पर पहुँचेगा, स्थलीय निरीक्षण करेगा, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेगा। पूर्व न्यायाधीश जस्टिस हर्ष कुमार की अध्यक्षता में और एक DG और एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी VK गुप्ता और DK सिंह, 3 सदस्यीय आयोग है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी है, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी रह चुके वो अधिकारी हैं, और न्यायिक अधिकारी के रूप में पूर्व जस्टिस हर्ष कुमार है, उसको हेड कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी कहा, योगी सरकार ने यह भी कहा कि पुलिस जांच भी जारी रहेगी, जिससे कि मामले की तह तक पहुंचा जा सके। 1 महीने के अंदर इस आयोग को रिपोर्ट देना है। आयोग की घोषणा होने के तुरंत बाद लखनऊ में कार्यभार ग्रहण किया गया, और आज यहाँ पर स्थलीय निरीक्षण करने के लिए ये पूरा का पूरा न्यायिक आयोग पहुँच रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी, पूरी जानकारी के लिए। समय की कमी की वजह से बस इतनी ही चर्चा हो पाएगी। धन्यवाद। और आइए एक बड़ी खबर की तरफ लौटते हैं। संसद में वर्ष 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण में देश की आर्थिक स्थिति पर विस्तार से रिपोर्ट है। वित्त मंत्रालय का काफी अहम दस्तावेज है इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। लोकसभा और राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया।
बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज जो बताता है कि किस दिशा में देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। बीते एक वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था किस तरह से रफ्तार रही है और साथ ही साथ आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था में तमाम मोर्चों पर क्या बड़ी उपलब्धियां हो सकती हैं, क्या चुनौतियां हैं, उनका समाधान किस तरह से ढूंढा जाए, इसका पूरा लेखा जोखा आर्थिक सर्वेक्षण होता है। भारत की अर्थव्यवस्था आज एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां विकास की रफ्तार और ऊर्जा सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर दिखाई देता है और कई बड़ी बातों को इस आर्थिक सर्वेक्षण में रखा गया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने जिन बातों को सामने रखा है उसे भी हम आपके सामने रखते हैं। वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में भारत की जीडीपी विकास दर घटकर 6% रह गई, लेकिन दूसरी छमाही में इसमें सुधार की उम्मीद है। सीए नागेश्वरन ने एनर्जी ट्रांजिशन को भारत के लिए एक लॉन्ग टर्म चुनौती बताया है आर्थिक सर्वेक्षण में। तो आर्थिक सर्वेक्षण किस तरह से भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था की रफ्तार को बताएगा, इस पर विस्तार से आपको बताएंगे। अभी मिड डे प्राइम में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।